अच्छा जी, शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले बात की जा रही है बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर की। व्हाट आर द बॉन्ड्स? बेसिकली बॉन्ड्स आर द नेचर ऑफ केमिकल, ठीक है, जिनकी मदद से तुम्हारे पास जो दो केमिकल्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। जैसे ये HCl है, ये आपस में जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का नाम देते हैं। बॉन्ड्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। पहले होता है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, फिर हमारे पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, फिर हमारे पास होता है डेटिव बॉन्ड। तीन तरह के हमारे पास टोटल क्या होते हैं, बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट एंड डेटिव, ठीक है। जो आयोनिक होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट जो है वो हमारे पास मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है अब मेरी? आवाज नहीं आ रही। कोवेलेंट जो है वो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट के मुकाबले में थोड़ा सा वीक होता है, और डेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, जब हम लोग डिटेल के अंदर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आयोनिक बॉन्डिंग तुम्हारे पास ज़्यादातर मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान पाई जाती है, जब मेटल्स तुम्हारे पास नॉन मेटल्स से जाके जो है वो जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम है, जब वो क्लोरीन से जाके जुड़ता है, सोडियम जब तुम्हारे पास क्लोरीन के जाके जुड़ता है, सोडियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। ये जब आपस में जुड़ते हैं तो तुम्हारे पास क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है, टेबल सॉल्ट है, ठीक है, जो तुम अपने आम नॉर्मल खाने के अंदर इस्तेमाल करती हो, ठीक है। क्या ज्वाइन हुआ, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले तो तुम्हारे पास उन्होंने क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया, ठीक है। समझ आ गई बात? और ये जो बॉन्ड बना है ये आयोनिक बॉन्ड बना है, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा भाई, अब इन बोल रहे हैं हुआ क्या, किस तरीके से बॉन्ड बना। सोडियम के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अंदर एक खाली शेल होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। पहले शेल के अंदर तुम्हारे पास सोडियम के अंदर आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल के अंदर तुम्हारे पास आ जाते हैं कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 9 10, और तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा आता है बाहर, ठीक है। तो ये हो गए टोटल कितने, 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो एक होता है वो खाली होता है सोडियम के पास, ठीक है। तो सोडियम बोल रहा हूँ, क्लोरीन के, हाँ सोडियम के पास, ठीक है, सोडियम के पास ये जो है एक खाली होता है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर शेल के अंदर, ठीक है। जब ये दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जो सोडियम का जो आउटर एलिमेंट है ये वाला, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्लोरीन के शेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 2 इधर बना दिए, ठीक है, और 7 इधर बना दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7, ठीक है। तो देख रही हो एक खाली है, एक पेयर की जगह है। तो सोडियम का ये वाला एटम जो है, जो ये वाला एटम है सोडियम का, ये उठ के जो है वो Cl के इस एटम के पास जो है वो आके जुड़ जाता है। जैसे ही ये आके जुड़ जाता है तो हमारे पास, और यहाँ पे ये क्या बना लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं किसकी, सोडियम क्लोराइड की। समझ आ गई बात? जी लेकिन आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन मैंने शेयर तो करी है अभी। नहीं हो रही वापस कर देते हैं यार, तुमने बताया क्यों नहीं? क्योंकि आप बोल रहे थे ना। यार ये बंद हो गई होगी बीच में। शेयर मैंने करी थी यहाँ तक मुझे याद है। अभी हाँ अभी अब हो गई शेयर? जी आवाज़ भी आ रही है? जी सही है। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि तुमने यहाँ से मिस कर दिया होगा कि तुम्हारे पास जो है वो सोडियम है, और तुम्हारे पास जो है वो क्लोरीन है। अब सोडियम के पास तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास होते हैं, 2 इधर होते हैं, बाकी के 8 जो है वो इधर होते हैं, ऐसे। तो ये कितने बन गए, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 9, और ये हो गए 10, और एक जो है वो एक्स्ट्रा इधर 11 होते हैं, ठीक है। और क्लोरीन के पास जो है वो तुम्हारे पास कितने होते हैं, 7 होते हैं टोटल, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7,
तो क्लोरीन के पास एक की वैलेंसी होती है कि उसके पास कोई भी एक आके जो है वो एटम जुड़ जाए, ठीक है। तो जब इन दोनों के दरमियान आयोनिक रिएक्शन होता है तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, क्लोरीन के साथ आके जुड़ जाता है और तुम्हारे पास बॉन्ड बना लेता है, जिसको हम लोग NaCl का नाम देते हैं। समझ आ गई? जी स्क्रीन भी शेयर हो रही है, यही चीज़ जी हमने बताई हुई है, ठीक है, मैं बता दी, ठीक है। तो इससे एक बात ये साबित होती है कि सोडियम के ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। मैंने कल तुम्हें बताई थी बात, ठीक है। इस जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यानी क्लोरीन ने रिडक्शन किया और सोडियम ने ऑक्सीडेशन करी। समझ आ गई बात? जी और ये जो पूरा रिएक्शन कहलाता है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। बात? जी अच्छा भाई, जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है। इनके ऊपर जब अपोजिट चार्ज आ गया तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी इनके दरमियान क्या पॉसिबल होगी, अट्रैक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है। ये अट्रैक्शन जो है वो इनको आपस में क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है, ठीक है। और यही अट्रैक्शन की वजह से ये जो बॉन्डिंग कहलाती है ये आयोनिक बॉन्डिंग कहलाती है, बिकॉज ऑफ द चार्जेस ऑफ द सोडियम विच इज़ पॉजिटिव एंड क्लोरीन विच इज़ नेगेटिव। समझ बात? जी ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड बेसिकली तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो चार्जेस जो तुम्हारे पास रेस्ट के ऊपर मौजूद होते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का नाम देते हैं। समझ गई बात? जी ये वही चीज़ है, बस स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट करे हुए हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास जो बात की जा रही है ये Mg की बात की जा रही है, यानी तुम्हारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं कि तुम्हारे पास किस तरीके से उनका आपस में रिएक्शन कॉज हुआ, ठीक है। ये तुम्हारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इधर फ्री मौजूद हैं, ठीक है। तो जब रिएक्शन होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन जाके ऑक्सीजन के साथ जाके जो है वो जुड़ जाएंगे। जब ये ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो +2 का चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, लॉस कर दिए, और इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, गेन कर दिए। तो इसके ऊपर इसका -2 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जी और मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फ़ौरन लॉस कर देता है, ठीक है। दोनों साथ भी जुड़े हुए होते हैं तब भी ये फ़ौरन लॉस हो जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं और तुम्हारे पास क्या बना लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरीके से ये तुम्हारे पास क्लोराइड आयंस और तुम्हारे पास जो है वो कैल्शियम आयंस की बात हो रही है, ठीक है। ये कैल्शियम आयंस है, ठीक है। अब कैल्शियम जो है वो तुम्हारे पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लोरीन को दे देता है, क्लोराइड आयन यानी स्टैंड फॉर Cl2। क्लोरीन के 2 एटम्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो एक इसको दे देता है और एक इसको दे देता है, ठीक है। जब दोनों को दे देता है तो Ca यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। यानी कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो क्लोरीन के ऊपर तुम्हारे पास CaCl2 और साथ में माइनस भी तुम लगा सकती हो, Cl- भी लिख सकती हो, मसला नहीं है कोई इसके अंदर लिखने में। लिखना चाहो तो लिख सकती हो, वरना छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट CaCl2 भी लिख सकते हो। क्योंकि क्या हुआ है, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का ये कंप्लीट हुआ क्योंकि Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उसने इसके अंदर 8 कर लिए, इसके बाद 7 होते हैं तो उसने इसके अंदर 8 कर लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ये पेपर के अंदर बनाना भी होता है। वो पूछ सकते हैं कि भाई डायग्राम के स्ट्रक्चर से बना के दिखाओ। ये होती है कि आयोनिक जो होता है वो तुम्हारे पास सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होता है आयोनिक बॉन्डिंग। और आयोनिक बॉन्डिंग का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है, मैं तुम्हें पहले चैप्टर के अंदर बताया था कि सॉलिड have no intermolecular spaces between them, so that's why their no intermolecular spaces between them, so that's why their boiling point and melting point are higher, ठीक है।
बिकॉज ऑफ नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन दैम, ठीक है, और वो सॉलिड होता है, दैट्स वाई। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज आयनिक बॉन्डिंग, ऑल्सो नोन एज लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग को हम लोग लैटिस भी कहते हैं क्योंकि इसकी अरेंजमेंट एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती है, स्क्वायर की फॉर्म में ज़्यादातर नज़र आती है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में ज़्यादातर नज़र आती है, तो इसलिए ये लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर होता है। और लैटिस स्ट्रक्चर वो उन स्ट्रक्चर को कहते हैं जिनके अंदर अपोजिटली चार्ज आयंस आपस में एक साथ अटैच हों, ठीक है, और एक दूसरे को स्ट्रांगली जो है वो होल्ड करके रखा हुआ होता है। समझ आ गई बात? जी। उसी तरीके से तुम्हारे पास जो सोडियम आयंस होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं, मतलब जो NaCl की बात की जा रही है, वो तुम्हारे पास एक जायंट आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े भी होते हैं ये, ठीक है, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, इनको तराशा जाता है। ये खेवड़ा कभी विजिट करना हुआ है तुम्हारा? खेवड़ा, खेवड़ा कभी क्या? विजिट किया है? ये क्या होता है? इंटीरियर के अंदर एक जगह है खेवड़ा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सॉल्ट माइन है वहाँ पे, हाँ हाँ, ये वो पता है मुझे। ठीक है, वो तो पता होगा, जाहिर है, उसके बारे में तो तुमने सुना ही होगा। जी। माइन के अंदर अगर तुमने विजिट किया हो तो वहाँ पे जो है वो तुम्हारे पास सॉल्ट बहुत बड़े बड़े फॉर्म के अंदर जो है वो मिलते हैं, और बाकायदा फिर वहाँ से जो है वो लोग तराशते हैं उन सॉल्ट्स को, और फिर वो आगे बेचा जाता है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बकवास? समझ आ रही है। हंसने की क्या बात है इसके अंदर? नहीं बकवास ही कर रहा हूँ ना मैं, तुम्हारे लिए तो बकवास है भाई, तुम तो कुछ बोल नहीं सकता मैं तुम्हें बस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो मैं ऑलरेडी बहुत पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं, इनको याद कर लेना या इनको समझ लो तो फिर मसला ही हल हो गया, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या कि इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरा क्या, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। तीसरा क्या कि इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं जो इनको होल्ड करके रखती हैं। चौथा क्या, ये लैटिस के अंदर जो है वो लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर कैद होते हैं, ठीक है। पाँचवा क्या कि इनके अंदर जो है वो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है इनको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। छठा क्या, ये ज़्यादातर हार्ड सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है। सातवां क्या, ये कम डिज़ोल्व होते हैं वाटर के अंदर, यानी मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे डिज़ोल्व हो जाएंगे, थोड़े डिज़ोल्व होंगे, थोड़े से रुक जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई बात? ये इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब तुम पाँचवीं, अब तुम मुझसे बात पूछो कि सर ये वाटर के अंदर क्यों ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होते, क्या वजह होती है कि वाटर के अंदर कुछ डिज़ोल्व हो जाते हैं कुछ नहीं होते। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो उनके अंदर खुद पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से बॉन्डिंग हुई हुई होती है। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस उस लैटिस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देती है, मतलब उस सॉल्ट के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से जो उनके अंदर जो इंट्रैक्शन होती है, ठीक है, वो कम हो जाती है। तो इसलिए तुमने देखा होगा कि वाटर एक सॉल्वेंट का काम करता है और सोडियम एंड क्लोराइड आयन उसके अंदर जब मिक्स होते हैं तो एक सॉल्यूट का काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उसके अंदर वो गिरते हैं तो वाटर उनको जो है वो ब्रेक करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे ही वो उनको ब्रेक करना शुरू कर देता है वो मिक्स होना शुरू हो जाता है। समझ आ गई? जाहिर सी बात है, जब तुमने ज़्यादा क्वांटिटी उसके अंदर मिला दी सॉल्ट की तो फिर मिक्स नहीं होगा। जितना पानी अगर उतना नमक मिलाओगी तो फिर वो आपस में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। जिसकी आम एग्जांपल तुम देख सकते हो, सी वाटर, देखा है ना। दूसरी बात ये कि तुम्हारे पास जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये मोल्टन स्टेट के अंदर होते हैं या फिर ये पानी की फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो है इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो सकती है जब ये एक लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब पानी को तुम नमक के अंदर मिलाओगे और उसके अंदर से बिजली पास करोगी तो बहुत एफिशिएंट वे के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंडक्ट कर सकते? क्योंकि ये इनके मॉलिक्यूल्स आपस में इतने टाइटली पैक होते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर इतना खतरनाक बना हुआ होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने ही नहीं देता। बकवास समझ आ गई है मेरी? जी। अच्छा भाई, ये तुम्हारे पास सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इन डेफिनेशन को याद कर लेना, मेरे हिसाब से इनको पढ़ भी लेना तो ज़्यादा अच्छी बात है, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बहुत आसानी होगी। ठीक, मेरी बकवास समझ आ रही है? जी। बकवास ही है तुम्हारे लिए, नहीं। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो मैं पहले बता ही चुका हूँ, तो इनको बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। वैसे जी। देख लेता हूँ अगर कुछ है इम्पोर्टेंट, नहीं, इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना ताकि जो है वो तुम्हें इजीली चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। लिथियम की वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है, इसलिए लिथियम के पास प्रोबेबिलिटी होती है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है।
सोडियम एक मेटल होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। पोटेशियम की प्रोबेबिलिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन, सिल्वर की एक इलेक्ट्रॉन, कॉपर की एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से दो वाले अलग हैं, ठीक है। इसी तरीके से नॉन मेटल्स अलग हैं जो एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स अलग हैं। तुमने इसके अंदर जो है ज़्यादा देखो इंपॉर्टेंट है मेन की तुम्हें पता होनी चाहिए। मैग्नीशियम की तुम्हें वैलेंसी पता होनी चाहिए, कैल्शियम की पता होनी चाहिए, जिंक की पता होनी चाहिए, लेड की पता होनी चाहिए, बेरियम, सल्फाइड, इन सब की तुम्हें वैलेंसी जो है वो पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तुम नंबर आगे लिखी हुई देख रही हो, कार्बन के आगे, ये कॉपर के आगे तुमने देखा 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये कॉपर के आगे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखते हैं? ये रोमन न्यूमरल्स के अंदर लिखा जाता है। और ये लिखा किससे जाता है कि तुम्हारे पास कितना कोई भी मटेरियल ऑक्सीडाइज हुआ या कितना कोई भी मटेरियल क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, ठीक है। और ये नंबर जो है वो एलिमेंट के बाद लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। जब तुम कोई भी एलिमेंट लिख लेती हो तो उसके बाद लिखा जाता है। जैसे तुमने ये आयरन है, आयरन रिड्यूस हुआ तो इसके बाद नंबर लिखोगी 3, इस तरीके से लिखोगी। मतलब जैसे ये FeCl लिखा हुआ है ना तुमने, अब तो एक मिनट रुको, ये लिखा हुआ है ना FeCl3 इज आयरन 3 क्लोराइड, ठीक है। तो इसके बाद लिखोगी यानी Fe3 और साथ में भी Cl लिखोगी, या फिर तुम इसको इस तरीके से भी लिख दे सकती हो, आयरन 3 क्लोराइड। और इसको लिखा किसके अंदर जाता है? न्यूमरल नंबर्स के अंदर लिखा जाता है। इस तरीके से मत लिखना, इस तरीके से लिखना है, आयरन 3 क्लोराइड। इसका मतलब क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 3 है, ठीक है। अब लिखा कैसे जाता है ये भी तो मैं बताऊँगा, ठीक है। जो फ्री एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। जैसे जिंक और कॉपर, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फ्री है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और मोनोटॉमिक आयंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो सेम होता है जो उनके चार्जेस के ऊपर होता है। मोनोटॉमिक आयंस कौन से होते हैं? जो एक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे हीलियम। ये मोनोटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो उनका अटोमिक नंबर ज़्यादातर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है, या फिर 0 होता है, ठीक है, या फिर -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं? गेन कर सकते। मोनोटॉमिक है तो इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है गेन ही करेंगे। Compounds have no overall charge and the oxidation number of all individual element compound must be add up to 0। जिन कंपाउंड्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो सारे आपस में मिलके 0 हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड कैन वेरी, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के अंदर जो है वो वेरी करता है, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज विच ऑफ द डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर मेटल इज इन बाय द कलर ऑफ इट्स कंपाउंड, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन जो है वो डिपेंड करता है उनके उसके ऊपर, किनके ऊपर? उनके कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे ये तुम देख सकते हो, ये आयरन 2 सल्फेट है तो इसका कलर तुम देखो किस तरीके का टर्कोइज रंग का है, और जबकि तुम देखो ये आयरन 3 सल्फेट है, इसका कलर कैसे रंग का है? येलो रंग का है। समझ आ गई? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एग्जांपल +2 +3 एज इन द केस ऑफ Fe+2 टू Fe+3 इज ऑक्सीडेशन। ये बात तो तुम्हें पता है कि अगर कोई भी चीज़ जैसे Fe है, अभी Fe+2 हो गया, इसका मतलब क्या होगा? ये ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चली गई। अब ये Fe+3 हो गई, मतलब ये भी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चली गई। लेकिन अगर ये Fe+2 से Fe आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? कि ये रिडक्शन स्टेट के अंदर आ गई। ऐसा ही है ना जी। जब ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि कब रिडक्शन हो रही है और कब जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज, जैसे सॉरी इंक्रीज ही डिक्रीज। तुम्हें बताया ना पहले क्या हो रहा था? जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था तो इसका मतलब क्या हो रही थी? ऑक्सीडेशन हो रही थी। लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है इसका मतलब क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। जैसे Cr+6 है तो ये Cr+3 हो गया, इसका मतलब क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और जो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करा रहा होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था, क्या एग्जांपल दी थी मैंने तुम्हें? NCl-, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन सोडियम के अंदर। लेकिन इस ऑक्सीडेशन को कौन करवा रहा है? ये क्लोरीन करा रहा है। तो क्लोरीन क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। जो करवा रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब जैसे Cl है, Cl के ऊपर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, लेकिन करवा कौन रहा है? सोडियम करवा रहा है। तो सोडियम क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। लेकिन रिडक्शन किसके ऊपर हो रही है? क्लोरीन के ऊपर हो रही है। तो इन दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं तुम्हें पहले भी फ़र्क बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ रिड्यूस, जो खुद रिड्यूस हो जाता है। सोडियम यहाँ पे खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और दूसरों को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो सोडियम क्या हो गया? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का सीन नहीं होता, ठीक है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर पॉजिटिव का साइन आता है, नहीं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है।
समझ आ गई बात? जी। ये वही बात लिखी है जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी, इनको पढ़ लेना है यार, रिपीट नहीं करो क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मैं पहले भी रिपीट करके बता दिया था। अब ये इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट मालूम करने हैं। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम होमवर्क के अंदर करोगी, ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क है, इनके तुम फॉर्मूले याद करोगी सारे, ठीक है? तो ये होमवर्क के अंदर सारे सवाल हैं, इसके अंदर तुम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो निकालोगी। समझ आ रही है बात मेरी? बकवास समझ रही हो तुम? जी जी। जितने भी तुम्हें होमवर्क दिए थे वो तो तुमने अभी तक किए नहीं है, ये तुमने करे हैं लेकिन तुमने मुझे दिखाई नहीं है। करे हैं कौन या सा नहीं? वर्क? सीरियस बता दो, जो पिछले क्वेश्चंस दिए थे बहुत सारे। नहीं। भूल जाती हो ना तुम, भूलने की तुम्हें बीमारी भी तो है एक। करने का सोचा ही है बस ऐसी, छोड़ो सर, कौन करेगा? आखिर में आपसे वापस समझूंगी सारा, ऐसा ही है। नहीं नहीं, समझ आ जाता है। समझ तो आ जाता है लेकिन करोगी तो समझ आएगा ना आगे का। कर लूंगी ये। हद हो गई यार। कोवैलेंट बॉन्ड तुम्हारे पास बिटवीन द नॉन मेटल्स बनता है। आयोनिक बॉन्ड तुम्हारे पास किसके दरमियान बन रहा था? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान। और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो बिटवीन द नॉन मेटल्स बनता है, ठीक है? और ये शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग से यानी कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तुम दे दो, एक इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूँ, हम दोनों मिलके जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरीके से शेयरिंग से बनता है, ठीक है? जबकि आयनिक बॉन्ड शेयरिंग से नहीं बनता। अब तुम बोलो सर वो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो था, वो सोडियम ने उसको दिया था क्योंकि उससे ज़बरदस्ती छीना था। यहाँ पे कोई हमसे छीन नहीं रहा, ठीक है? हम लोग अपनी मर्ज़ी से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जैसे तुमने बोला कि सर भाई मैं आपको 100 रुपये दे देती हूँ, ठीक है? आप मुझे अपने 100 रुपये दे दें, मिलके कितने हो गए? 200 रुपये हो गए। अब हम लोग जो है ना कोई एक अच्छी सी बिरयानी मंगा लेते हैं, ठीक है? वही बात एटम्स के अंदर होती है कि भाई सर आपने मुझे बोला कि भाई एक 100 रुपये मुझे 50 रुपये तुम दे दो, 50 रुपये तुम दे दो, एक अच्छी कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी जो हम दोनों पी लेंगे। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी यही करते हैं, एटम्स भी यही करते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन उसने मुझे दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने मुझे दे दिया। अब आपस में इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और आपस में क्या बना लिया? इस तरीके से बॉन्ड बना लिया, ठीक है? जैसे ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था। अब इसने बोला कि भाई हाइड्रोजन तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है फ्री, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद है, आओ मिलके चलो बॉन्ड बनाते हैं H2। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? आपस में जुड़ गए। समझ आ गई बात? जी। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये हल्का सा वीक भी होता है आयोनिक के मुकाबले में। ये बॉन्डिंग है जो शेयरिंग से बनती है। जो एग्जांपल दे चुका हूँ, एक और बार तो मैं एग्जांपल बता ही देता हूँ कि तुम्हारे पास ये Cl था, ठीक है? ये Cl2 था, मतलब Cl2 था, सॉरी ये हाइड्रोजन था। अच्छा ये Cl2 था, Cl2 के अंदर तुम्हारे पास ये Cl आपस में अलग अलग हैं अभी, ठीक है? इस Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स खाली थे, ठीक है? 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन खाली था, जो लास्ट पेयर था वो खाली था। अब उसने बोला कि भाई मैं आपस में जुड़ जाते हैं और हम लोग अपना Cl2 बना लेते हैं, ठीक है? तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। तो उन्होंने अपना क्या बना लिया? क्लोरीन 2 बना लिया। उसी तरीके से ये HCl था, हाइड्रोजन के पास एक खाली था, HCl के पास एक खाली था, इन लोगों ने आपस में क्या कर बनाया? बॉन्ड बना लिया और HCl बन गया। हाइड्रोजन ने बोला भाई तुम आ जाओ, Cl ने बोला भाई मैं आ जाता हूँ, तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। हाइड्रोजन ने बोला सही है मैं दे देता हूँ, तुम्हें भी अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे देना पड़ेगा। तो इसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। समझ आ गई बात? जैसे ये जी। 3 वाले हैं, ये C है, कार्बन एटम है, और ये हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, ठीक है? अब ये 4 एटम्स किस तरीके से बनाएंगे? कार्बन के पास एक ही खाली है, क्योंकि कार्बन का जो अटोमिक नंबर होता है वो क्या होता है? मेरे ख्याल से 6 होता है, हाँ 6 होता है। कार्बन के पास जो है वो तुम्हारे पास 6 खाली हैं, सॉरी 6 नहीं 4 खाली हैं, दो तो फिल होते हैं ना। 6 तुम्हारे पास 4 खाली हैं। अभी हाइड्रोजन के पास एक एक खाली है। अब इन्होंने बोला कि भाई सही है हम लोग आ जाते हैं तुम्हारे पास, हम लोग तुम्हारे साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है? लेकिन तुम्हें भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। कार्बन ने बोला सही है ले लो, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं हम लोग अपनी। हाइड्रोजन बोला ठीक है। अभी आपस में उन्होंने जुड़ गए, जुड़ने खूबसूरत तरीके से उन्होंने क्या बना लिया? मीथेन बना ली। मीथेन क्या गैस है जो तुम्हारे चूल्हों में आती है, वो यहाँ हुआ, इधर इधर इधर। अच्छा जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही जुड़ेंगे। अब जितने इलेक्ट्रॉन सिंगल पेयर के अंदर होंगे, हमेशा याद रखना किसके अंदर होंगे? हमेशा सिंगल पेयर के अंदर होंगे। लेकिन हमेशा याद रखना कि पहला शेल हमेशा सबसे पहले फिल होता है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला शेल है तो ये सबसे पहले फिल होगा, उसके बाद तुम तीसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाओगी। और हमेशा सिंगल सिंगल पहले फिल होते हैं, ये मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि हमेशा सिंगल सिंगल पहले फिल होते हैं, फिर डबल फिल होता है। पहले सिंगल फिल होते हैं फिर डबल फिल होते हैं। समझ आ गई बात? जी। ठीक है? जी।
उसी तरीके से ये हुआ, ये एग्जांपल देख लेना, और सारे एग्जांपल लिखी हुई। अच्छा भाई, उसी तरीके से ये हुआ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में जुड़े, ये म्यूचुअल शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन्स के। ये तो मैं एग्जांपल विद समेत दे सकते हैं कि भाई शो द एग्जांपल ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड्स या कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, बतानी होगी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, कोवैलेंट स्ट्रक्चर्स तुम्हारे पास जो है वो आइदर सिंपल मॉलिक्यूलर होते हैं या फिर आइदर जॉइंट कोवैलेंट होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं और छोटे छोटे भी होते हैं। ठीक है, और तुम्हारे पास जो कोवैलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें तुम्हारे पास ये होता है कि तुम्हारे पास ज़्यादातर गैसेस के अंदर, लिक्विड्स के अंदर, सॉलिड्स के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन इनका लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका लो इसलिए होता है क्योंकि इसके दरमियान जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं उसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि गैसेस के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं और लिक्विड के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे पास जाइंट बड़े बड़े कोवैलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो होल स्ट्रक्चर होता है वो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से जो है वो अटैच होता है। ठीक है, इसलिए जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइयर होता है। ठीक है, जाइंट कोवैलेंट का। ठीक है, जी समझ आ गई बात। जी इसलिए जो आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड और सिंपल कोवैलेंट स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइयर होता है बनिस्बत सिंपल कोवैलेंट स्ट्रक्चर्स का। समझ आ गई बात। जनरली जो आयनिक कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते जब उनको वाटर के अंदर या जो है वो मोल्टन फॉर्म के अंदर रखा जाए तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास आयंस मौजूद नहीं होते। ठीक है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो वाटर से रिएक्ट करके और हमारे पास जो है वो आयंस जो है वो बना लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड तुम्हारे पास जब वाटर के अंदर डिजोल्व होता है तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन अलग हो जाता है उसके अंदर और Cl अलग हो जाता है। ठीक है, और इनके जो आयंस होते हैं वो उनके अंदर से तुम्हारे पास इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जनरली तुम्हारे पास ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते, जबकि वाटर एक एक्सेलेंट सॉल्वेंट है। वाटर इज कंसीडर्ड एज द एक्सेलेंट सॉल्वेंट, लेकिन ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जो है वो डिजोल्व होने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, लेकिन कोवैलेंट कंपोनेंट्स हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ज़्यादा सॉल्यूबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी जैसे पेट्रोल हो गया, जैसे ईथर हो गया, ये ऐसे कंपाउंड का, ये ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जिनके अंदर इजीली कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो सॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, एलोट्रॉपी क्या होता है? जब एक एलिमेंट तुम्हारे पास एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म रखे, यानी वो सॉलिड भी बन जाए, यानी वो लिक्विड भी बन सकता हो, यानी वो गैस भी बन सकता हो। ठीक है, उसको हम लोग एलोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, और उनकी डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, जी और ऐसी एग्जांपल तुम्हारे पास जो है वो कहाँ की मिलती है? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रॉपर एलोट्रोप होता है। अच्छा जी, अब कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स अभी से शुरू करें या कल से शुरू करें? बताओ तुम। कल। अबे यार हद हो गई, कितने घंटे की क्लास हो गई है अभी? 1 घंटा। 1 घंटा हो गया? जी मैं रिकॉर्डिंग चेक करूँगा बेटा। कर लें। चलो ठीक है, फिर आज फिलहाल यहीं रखते हैं, फिर कार्बन नेक्स्ट क्लास कब लेनी है यार? देखो बिल्कुल सीरियस सीधा बताता हूँ, तुमने कोई टॉपिक दी ना मैं तुम्हारी क्लास से लेना कैंसिल कर दूंगा अब। ओके। क्या ओके? अरे नहीं करूंगी मतलब। कितनी, आप कितने बजे लोगी क्लास? ये कितने बजे? कब? थर्सडे? हाँ जी। थर्सडे 9 बजे रेडी रहना, हाँ फिर जी। थर्सडे 9 o'clock पे। जी समझ आ गई बात? फिलहाल इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखो। जी, अल्लाह हाफिज।